R इधर ये आपका NH2XY है, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, यदि ये जो लोन पेयर है, यदि लोन पेयर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, ये लोन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस करेगा तो क्या आएगा, ये लोन पेयर इसके पास आ रहा है। अब देखा जाए हमें क्या करना है, बेसिसिटी पता करना है, और बेसिसिटी में क्या होता है, हमें अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करनी होती है। यदि हम अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करें तो इसके लोन पेयर तो इसके पास आ रहे हैं और इसके खुद के पास हैं, तो यदि सामने बेस हो तो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास क्या, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं, तो ये किसी को देगा कैसे, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा देगा भाई, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा आ जाएगी, भाई की ज्यादा आ जाएगी। ये बात समझ गए इतना, बोलो। यस सर। अभी आवाज ठीक आ रहा है ना। अब जरा देखो इसमें, अब आपको पता करना है कि x y और z, x y z में किसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। अभी मैं 5-10 मिनट में नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, तो सभी लोग ज्वाइन रहना, गायब मत हो जाना, और जो लोग गायब हो रहे हैं वो सुधर जाओ। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बेटा ग्वानाडीन बोलते हैं, और ये आपका जितने भी आपके ऑर्गेनिक बेस हैं वो उसमें से आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है, मतलब इससे अच्छा ऑर्गेनिक बेस नहीं होता है। और ये बात बताऊं तो ये जितने भी आपके इनऑर्गेनिक बेस होते हैं, मतलब मिनरल जितने भी बेस होते हैं, उसका सबसे बेकार बेस से भी बेकार है। मतलब ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है वो आपका क्या, जो मिनरल बेस होते हैं उसके बेकार से भी बेकार है। इसका मतलब जो आपका तो स्ट्रॉन्गेस्ट, मिनरल बेस वाला समझा नहीं, क्या तो आपने मिनरल बेस के बारे में जो बोला वो समझा नहीं। बेटा, मिनरल बेस मतलब NaOH MgOH के होल ट्वाइस, जो मेटल का बेस हो, ठीक है, बेसिकली जो जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के मिनरल का जो बेस हो, उससे उस वो बेस से जितने भी आपके ऑर्गेनिक बेस होंगे, सबसे अच्छा बेस भी क्या होता है, इसके मिनरल बेस के वीक बेस से भी बेकार होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। वॉइस नहीं आ रही आपकी। बेटा मैं बोल नहीं रहा हूँ, हो गया। 1 मिनट सर। समझ में आ गया ना ये क्या बोलना चाह रहा था मैं, सर ठीक से नहीं समझा। ठीक से नहीं समझा। जो भी नहीं आपके मिनरल बेस हैं, मिनरल बेस क्या होते हैं, जैसे NaOH MgOH के होल ट्वाइस, जो भी मिनरल क्या होते हैं, मिनरल नहीं पता, जो वो सारे सब्सटेंस जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जैसे मेटल्स, क्या है, मेटल्स के जो भी बेस होंगे, ठीक है, जो मेटल्स के जो बेस होंगे उनको हम लोग मिनरल बेस बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके जो जैसे ये ग्वानाडीन है, ग्वानाड इसका एक ये नेम है ग्वानाडीन, ठीक है। अब ये इसकी जो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, जितना ये H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, करेक्ट, या OH- फर्नेस करने की टेंडेंसी होती है। तो जब हम लोग इसकी बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो बेसिसिटी, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में सबसे अच्छा बेस क्या होता है, ग्वानाडीन होता है। लेकिन जब हम लोग इसको मिनरल बेस के साथ कंपेयर करते हैं तो मिनरल बेस का जो बेसिसिटी होता है, मतलब जो उनका Kb का वैल्यू होगा, मिनरल बेस का जो सबसे बेकार बेस होगा उसका भी Kb ज्यादा होता है, किससे, ग्वानाडीन से। अभी समझ गए, ये इंफॉर्मेशन है, इससे क्यों ऐसा, क्यों क्यों नहीं, ये कोई
बात नहीं है, ठीक है। ऐसा है, वो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी समझ गए? हाँ सर। ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा था एक्स वाई जेड, इस एक्स वाई जेड में कौन सा नाइट्रोजन सबसे अच्छा बेस होगा? सर एक्स और वाई तो सर इक्वल हो गया ना। एक्स और वाई तो मैंने इक्वल बना दिए। हाँ, एक्स और वाई तो इक्वल है। तो सर जेड ग्रेटर होगा। करेक्ट। इसको क्या मिल रहा होगा बेटा? ये, इसको यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे और इसको यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, तो जेड क्या होगा? बेस्ट हो जाएगा, और एक्स इज और वाई क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट। सपोज आपसे पूछा जाए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसमें बताओ बेटा क्या ऑर्डर होगा? थोड़ा सा गलत है स्वयं। बाकी लोग भी आंसर करो। स्वयं अभी भी ठीक नहीं है। ईशान तुम्हारा भी गलत है। बाकी लोग भी आंसर करो भाई, क्या कर रहे हो?
अरे बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बतानी है। बस भाव्य का सही है, बाकी सबका गलत है। भाव्य का सही है, युग का सही है। वेरी गुड युग। बस 2 लोग का ही सही है अभी, बाकी लोग भी करो भाई फास्ट। देवांश क्या कर रहे हो? अभी बताया तुमको ग्वानाडीन आपका सबसे अच्छा बेस है। और ये क्या ग्वानाडीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो ग्वानाडीन सबसे अच्छा बेस है तो फर्स्ट ही होगा ना। उसमें भी पता नहीं क्या डाउट है। इसमें क्या देखो, ये जो नाइट्रोजन है यही एक सबसे अच्छा बेस होगा ना, क्योंकि सबसे पास अवेलेबल लोन पेयर किसी के पास होंगे तो इसी के पास, इसके खुद के हैं और ऊपर से 2-2 नाइट्रोजन दे रहे हैं। और ऐसा कौन सा है जिसमें ऐसा मिल रहा है? और इसमें क्या हो रहा है, 2 नाइट्रोजन दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 1 नाइट्रोजन। और फर्स्ट और सेकंड तो बेस्ट होने हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट ज्यादा अच्छा होगा। करेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम इतने में? अब आपको इन 3 में कंपेयर करना है। इन तीनों में यदि आप कंपेयर करोगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि कहीं इन रेजोनेंस हो नहीं रहा है। करेक्ट। हाँ, इसमें प्रॉब्लम है इस फिफ्थ वाले में, क्योंकि इसके लोन पेयर 4 है, इसके इन दोनों के पास तो इसके खुद के पूरे लोन पेयर है। करेक्ट। और इसके लोन पेयर क्या हो रहे, जा रहे। इससे अच्छा क्या है आपका, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 5, ये पता चल गया। करेक्ट, क्योंकि लोन पेयर जा रहे हैं, इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो रहा है। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? इन दोनों पे कंपेयर करना है, जब सबको सेम हुआ करे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यदि सेम है तो क्या करो, पॉजिटिव बनाकर देख लो। क्या मजाक कर रही है? कौन है ये? ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका, इधर लोन पेयर। तो अब इसमें क्या देखना है आपको, पॉजिटिव का जो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखो। अब पॉजिटिव चार्ज की यदि स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये कौन सा है, sp3। ये क्या है, sp2। करेक्ट। ये sp2 होगा, ये sp3 है। अब ये sp3 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, कम स्टेबल होता है। करेक्ट। ये तो इसके ऊपर क्या है, कम स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, 4 वाला ज्यादा स्टेबल था तो 4, देन थर्ड, देन क्या हो जाएगा। अभी आया समझ में? यस सर। ये सब सोचो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना देखो, 2 काम करने हैं अपने को, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या अच्छा देवांश, तुमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था क्या, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था क्या? अच्छा, तुम्हारे में साइन नहीं लिखा था। ओके ओके ओके। तुमने बेटा साइन नहीं लगाया, मेरे को लगा कि तुम्हारा वो होना चाहिए था, सबसे बड़ा फिर छोटा वो, इसलिए गलत हो गया तुम्हारा। चलो सही था तुम्हारा वैसे, गुड। बट बाकी लोग देखो भाई, तुम लोगों से गलत हो रहा है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, सारी चीजें सोचनी है आपको। जब तक सारी चीजें सोचोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। चलो नेक्स्ट, एक इस क्वेश्चन को करो सभी लोग। इसका सही आंसर आना चाहिए सभी का। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे।
ये x है, ये y है, ये z है। इसमें आपको बताना है कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। करो इसका आंसर सभी लोग करेक्ट। यश बेटा गलत है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर आना चाहिए। ईशान तुम्हारा भी थोड़ा सा गलत है, थोड़ा तो ठीक है पर लास्ट में गलत कर दिया। भाव्य का सही है। और किसी का सही नहीं है। देखो जरा क्या सोचना क्या है इसमें। देखो ये सभी को पता चल गया कि इसके लोन पेयर इसके पास है, जबकि इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके लोन पेयर इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेक्ट। अब जरा देखो इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में। क्या सोचा भाव्य तुमने, बताओ जरा। वो जेड वाला ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है शायद से। ज्यादा कैसे ज्यादा कैसे पता चला तुम्हें? गैस करे हो या कोई लॉजिक है ज्यादा कैसे? वो लोन पर दोनों साइड जा रहे हैं। वो लोन पर दोनों साइड जा रहे हैं। देखो जरा सुनो, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये तो पक्का पता चल रहा है तुम्हें कि इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इसके लोन पेयर पूरे पूरे, तो सबको ये पता है कि y बड़ा होगा। बट इन दोनों में डिसाइड करने में सभी को प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए देखो लॉजिक क्या है कि ये नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है, पार्टिसिपेट करेगा और वापस इसके पास जाएगा। जबकि बेटा इसका ये जो लोन पेयर है, यदि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी वजह से क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। इसकी वजह से क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रही है। इसका मतलब है इसके लोन पेयर पूरे के पूरे लोन पेयर, यदि इसके लोन पेयर चले गए, समझना ध्यान से, तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? यदि इसने अपने लोन पेयर दे दिए, सपोज पॉजिटिव बन गया, तो रेजोनेंस तो होगा, बट ये क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आए समझ में?
तो ये अपने लोन पेयर बेटा देगा ही नहीं किसी को, किसी H प्लस को देगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो, क्योंकि इधर पर एरोमेटिसिटी आ जाएगी। इसलिए ये क्या करेंगे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और इसके लोन पेयर किसी H प्लस को देगा नहीं, किसी H प्लस को देगा नहीं तो एरोमेटिसिटी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर रहा है H प्लस को। यदि ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं करेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो x इज लेस देन 0। आया समझ में? तो ये आपको इतना सोचना था। आया ना सभी को समझ में? Yes, sir. यदि नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो अभी। So can I explain again? बेटा देखो, इसमें समझो बात को। यदि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यदि इलेक्ट्रॉन है तो ये अभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो एरोमेटिसिटी आएगी। यदि इसने इसको H प्लस दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया H प्लस को, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, रिंग में रेजोनेंस हो रहा है बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको याद आना चाहिए एंटी एरोमेटिक होता है, और एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो कोई कंपाउंड अनस्टेबल होना क्यों चाहेगा, करेक्ट? इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता है। इसलिए इसकी रिलेटिवली क्या होता है बेटा, ये आपका लेस स्टेबल होने की वजह से ये लेस बेसिक होता है। अभी समझ गए? Yes, sir. तो नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। चैप्टर हो गया ये। हाँ ये चैप्टर हो गया। इसमें एक्चुअली में दो टॉपिक और बाकी है, बट वो 2 टॉपिक हम लोग 12th में पढ़ेंगे। एक तो टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म अभी हम लोग ने वो सब नहीं पढ़ा है ना, बाकी आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, स्टीरियो और ये सब, तो वो उसके साथ ये टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। और जो ये आपका एक और टॉपिक इसमें बाकी है, रेसिमाइजेशन एंड डी एक्सचेंज, तो ये हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। बेसिकली ये वाला टॉपिक भी 12th में पढ़ाऊंगा। ओके, बाकी इसमें सारा कुछ GOC2 में हो गया, सिर्फ ये 2 टॉपिक मैंने छोड़े हैं। दोनों टॉपिक के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप छोड़ देना, बाकी आप GOC कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये तो सबको पता है, कोई बताएगा क्या हाइड्रोकार्बन के बारे में? सर कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन रहता है उसको हाइड्रो का मतलब हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रो कंपाउंड, मतलब कार्बन और अल्केन वगैरह। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन का क्या क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यही सब होता है ना। हाँ सर। अब ये जो आपके कंपाउंड हैं, ये 3 टाइप के, बेसिकली हाइड्रोकार्बन में हमें 3 टाइप के कंपाउंड पढ़ने होते हैं। क्या क्या, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हमें क्या करना होगा, इन सारे कंपाउंड्स का अलग से हम लोग अलग से क्या करेंगे, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अलग से एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। देखो जरा,
नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, हाइड्रोकार्बन। वैसे ये हाइड्रोकार्बन भी 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो थोड़ा गलत तरीके से दिया हुआ है, बट हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एल्केन मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और इसको हम लोग सीधे सीधे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन 3 के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा और नॉलेज दे दूं, जो भी बेटा ये हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सपोज क्या होगा, C1 C2 C3। C1 किसको बोलते हैं हम लोग, CH4, जिसमें एक कार्बन हो, इसमें 2 कार्बन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, C2, इथेन। ठीक है, तो जो C1 से लेके C4 तक जो के कंपाउंड्स जो होते हैं, C1 से लेके C4 तक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली बेटा गैसेस फॉर्म में होते हैं, और C4 से लेके C5 से लेके C18 तक आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं हाइड्रोकार्बन। और C18 के बाद जो भी होते हैं आपके वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये बात याद रहेगी सभी को। ये सिर्फ अल्केन के लिए, क्या, ये सिर्फ अल्केन के लिए? नहीं, ये आपके, हाँ ऑब्वियसली एल्केन के लिए ही बता रहा हूँ। ये जो एल्केन्स होते हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं कि जो भी आपके कंपाउंड से, जैसे सपोज ब्यूटेन है, ब्यूटेन क्या होता है आपको पता होगा, एलपीजी क्या है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है। ब्यूटेन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में। तो C1 से लेकर मीथेन क्या होता है, गैस होता है। इथेन क्या होता है, गैस होता है। तो ये C1 से लेकर C4 तक के जितने भी जो भी 4 कंपाउंड ये हैं, इनके जो भी कॉम्बिनेशन वाले कंपाउंड होंगे वो सारे क्या हैं, आपके गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जनरली, और लिक्विड रूम टेम्परेचर पर C5 से लेकर C18 तक आपके क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि आपके जो C18 के बाद के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है इतना। यस सर C4 तक होता है क्या? हाँ C4 तक। ठीक है, तो बेसिकली सर, ये अल्कीन और अल्काइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, ये एल्कीन और जैसे नॉर्मली देखो क्या होता है, ये एप्लीकेबल बोल सकते हो आप, ठीक है, बट इसमें क्या हो, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जो आपके जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, उसमें इन्हीं कंपाउंड को जैसे एल्कीन बनाने के तरीके होते हैं, एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चेंज हो जाते हैं। बट नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये एल्केन के लिए सही है। ठीक है, मोर और लेस एल्कीन और एल्काइन के लिए भी यही रहेगा, बट हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं वो किसके लिए बोलेंगे, एल्केन के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले एल्केन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो एल्केन को बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज में बेटा पैराफिन बोलते हैं, और इस पैराफिन का मतलब होता है इनर्ट। तो जो एल्केन है, एल्केन में आप देख रहे हो बेटे, एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे। अब ये बताओ, क्या इधर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, क्या कहीं पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, कुछ भी नहीं है ना। देखो, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर।
तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके पास क्या होना चाहिए, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो या इसमें डिफिशियंसी हो। तो ये जो कार्बन 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 सारे बॉन्ड है, एल्केन है, इसमें कोई भी आपका कहीं ना ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना डिफिशियंट है, इसलिए ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। और इनर्ट को ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। इसलिए हम लोग एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। ये बात समझ में आ गई सभी को, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब यदि हम लोग बात करें कि ये एल्केन बनते कैसे हैं, कैसे कैसे हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखो, हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सबसे पहले क्या पढ़ना होता है। हम यदि एल्केन शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप एल्केन को बनाएंगे कैसे। जैसे हम लोग अभी हाइड्रोजन एस ब्लॉक में पढ़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सबसे पहले जो भी कंपाउंड था उसकी प्रिपरेशन, वो कैसे प्रिपेयर होता है। फिर हम लोग देख रहे थे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें इधर यूज करना है। सबसे पहले हम लोग एल्केन का क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे कौन से मेथड है जहां से हमें एल्केन मिल सकता है, एल्केन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में हम लोग इसके यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो, फर्स्ट हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये वैसे अभी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोबारा भी बता दूंगा। तो हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हेडिंग डालो फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अच्छा ये बताओ, एल्किल हैलाइड सबको पता है क्या होते हैं, RX। ओके, एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, RX। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड हम लोग एल्किल हैलाइड से हम लोग क्या करते हैं, एल्केन को प्रिपरेशन करते हैं, और वो भी फर्स्ट बाय बुर्ज रिएक्शन। तो बाय बुर्ज रिएक्शन 2RX क्या होता है, क्या है, हम लोग बेटा दो एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, और हमें क्या, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमको क्या मिलता है, RR प्लस 2NaX। तो RX की रिएक्शन, दो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने किससे कराया, सोडियम के साथ कराया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें क्या मिला, RR। और RR क्या है बेटा, एल्के, करेक्ट। सपोज CH3X था, CH3X की, दो CH3X की रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराई, तो मेरे को क्या मिलेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में CH3 क्या CH3 एल्केन है, एल्केन है। तो हमने इस तरीके से क्या किया, बुर्ज रिएक्शन, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, बुर्ज रिएक्शन। और इस मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं, एल्केन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये कैसे प्रिपेयर हो रहा होगा। ठीक है, देखो जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ेंगे, उन सब का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से, और ये जो मैकेनिज्म होती है ये सब प्रपोज्ड मैकेनिज्म होती है, जिसकी ये किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ होगा,
ये हम लोग समझ सकते हैं। देखो जरा, इतना नोट करो, फिर उसके बाद हेडिंग डालना मैकेनिज्म, और फिर उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। और ये जैसे ये क्या सेम मैंने दो आर एक्स ले लिए, यदि इसमें बेटा मैं एक आर एक्स एक और एक आर डैश एक्स कोई दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लूं, तो उसमें भी क्या होगा, Na ईथर की रिएक्शन कराऊं Na ड्राई ईथर के साथ, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, आर और आर डैश मिलेगा। और क्या मिल सकता है, आर और आर डैश तो मिला, आर आर मिल सकता है, और आर डैश। जैसे मैंने इधर बताया दो सेम है। देखो एक कंपाउंड में बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये खुद आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे, आर आर। ये आपस में कंबाइन होके क्या बना लेगा, आर डैश। जबकि ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, आर 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 और आर डैश। तो इस तरीके से हमें ये तीनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। सर आर डैश क्या, नहीं समझा मुझे। बेटा कोई डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, जैसे अच्छा इधर ओके। मैंने CH3 लिया था, एक में CH3X ले लूं और एक C2H5X ले लूं, समझ गए। तो इसको मैं R और इसको R डैश बोल रहा हूँ, कोई डिफरेंट R है। यस सर। डन ये। 1 minute sir. ओके डन, भी तो हो गया होगा। यस सर। अब देखो जरा, यदि सपोज ऐसा कुछ है मैकेनिज्म में, इसकी जो मैकेनिज्म बेटा, दो मैकेनिज्म प्रपोज करी गई है, दो मैकेनिज्म सजेस्ट करी है, टू मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब समझ में आ रहा है ना सभी को, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करी है, उसके बीच में क्या क्या स्टेप्स हुआ होगा, क्या क्या फॉर्मेशन हुआ होगा, कैसे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इस सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। सजेस्टेड there two mechanism are suggested. So first mechanism will be ionic mechanism. आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, आपने क्या क्या लिया था, Na लिया था, तो ये जो 2Na है बेटा, Na की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की।
तो Na हमने लिया इसलिए जिससे वो हमें क्या कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। Na क्या करेगा, अपना काम करेगा, और Na की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की। 2 Na लिया तो हमें क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है इतना। अब ये जो आपका ये जो Rx है, ये Rx इधर क्या है, इनके बीच में ये बॉन्ड होगा। यदि बेटा इसमें होमोलिटिक फिजन हो और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो ये क्या बनाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन आया तो R माइनस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था और एक आया तो इधर X माइनस। ये R माइनस और X माइनस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो R माइनस प्लस RX है, अब क्या, देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एक कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ क्या हुए जो इसमें ब्रेक हो गए और कुछ इसी फॉर्म में घूम रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, अब हमें पता है बेटा ये क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, यदि कहीं पर भी Rx है तो इस तरीके से हमेशा डिवाइड होगा। और ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जहां पर डिफिशियंसी है उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना लेगा, R और R। यदि ये R ने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसको बोलेगा भाई तुम निकलो, और ये क्या बन जाएगा, X माइनस। करेक्ट, आएगा समझ में। और ये X माइनस क्या करेगा, जो ये Na प्लस घूम रहा है वो Na प्लस प्लस X माइनस क्या बना लेगा, NaX। बट इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, ये जो R होना चाहिए ये या तो 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री। ये R क्या होना चाहिए, 1 डिग्री या 2 डिग्री। 3 डिग्री में क्या प्रॉब्लम आता है, अब 3 डिग्री का प्रॉब्लम सुनो। सपोज बेटा आपके पास कोई एक ऐसा R है, मतलब एक ऐसा Rx है, अब इसमें ये बड़ा सा Rx अटैक करे तो क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन देने आए, और इलेक्ट्रॉन देने आए, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है पर बेटा इसके पास स्पेस ही नहीं है लेने के लिए, तो ये 3 डिग्री पर इस तरीके से अटैक नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से 3 डिग्री पर क्या नहीं होता है, अटैक नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, जब इस तरीके से 3 डिग्री पर अटैक नहीं होगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, इन केस ऑफ 3 डिग्री ये रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन, मतलब ये इस तरीके से रिएक्शन नहीं होगी। इतना समझ में आया, बोलो जरा, ये मैकेनिज्म समझ में आई गया सभी को। यस सर। बाकी लोग वापस से क्या नहीं समझ में आया बताओ। आपने थर्ड स्टेप में क्या किया? हाँ थर्ड स्टेप, ये सपोज ये और ये बेटा, थर्ड स्टेप इसके ऊपर क्या नेगेटिव नेगेटिव है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, यस सर। और इस X की वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या पार्शियली पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, डिफिशियंसी है। हमेशा याद रखना बेटा, यदि किसी के पास डिफिशियंसी है और किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या करेगा, डिफिशियंट को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। करेक्ट, तो ये इसके साथ देखो, कार्बन बेटा क्या होगा, ये जो R है ये एक्चुअली में क्या कार्बन है, और कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से बने हुए, एक बॉन्ड इसके साथ और 4 बॉन्ड किसी और, बाकी 3 किसी के साथ। अब इधर H होगा, इधर H है इधर, तो क्या इधर पे थोड़ा सा क्राउडिंग कम है, और इधर R माइनस क्या करा, अटैक किया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। तो अब इसने बेटा इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 तो हो नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बोलेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन दो और तुम अपना भी दो, और मैं अपना X माइनस के फॉर्म में क्या करूंगा, निकल जाएगा। फिर ये X माइनस Na प्लस के साथ X बना लेगा। अभी आया क्या समझ में?
यस सर। नोट करो ये सारा। डन ये। ये हो गया आपका फर्स्ट मैकेनिज्म। अब देखते हैं सेकंड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, सोडियम का काम तो आपको अब समझ में आ ही गया। सोडियम क्या करेगा, Na++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि सपोज Rx है तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। और सपोज ये ब्रेक किस पर होगा, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको दिया। ये क्या बना लेगा, या इसको क्यों लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यदि R है और ये X है, ये किसमें ब्रेक हुआ, R+X रेडिकल, और ये X क्या बोलेगा, X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कैसा, R रेडिकल प्लस X माइनस के फॉर्म में घूमेगा। अब इसी तरीके से ये क्या होता है बेटा, स्टेप सपोज ये कुछ नहीं, ये स्टेप 1, ठीक है। अब ये जो R रेडिकल है ये दोबारा भी ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा। अब ये R रेडिकल दूसरे R रेडिकल के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, R और R। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या करेंगे आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, R और रेडिकल रेडिकल ऐसे हमेशा याद रखो, एक कार्बन के ऊपर कार्बन, तो ये क्या कर लेंगे आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये RR का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका क्या था, सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म। बोलो आया समझ में ये चीज। यस सर। यस सर। देखो एक्चुअली में ये थोड़ी बहुत हो सकता है किसी को देखो प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में 12th में होना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, ये 11th में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो क्योंकि आपने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, 12th में पहला चैप्टर आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ोगे, उसके बाद ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहूं तो मैं इस तरीके से, ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो साथ साथ में नहीं होते, ये दोनों मैकेनिज्म बेटा प्रपोज्ड करे गए हैं। ये दोनों मैकेनिज्म प्रपोज्ड, ये तो होगा तो बेटा कोई एक ही चीज ना, और क्या हुआ किसको पता, केमिकल आपने दो को मिक्स करा, आपको तो सीधे प्रोडक्ट मिलना है। बट लोगों ने ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको ऑब्जर्व करके ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म बनाई गई, ठीक है। तो होना तो कोई एक ही होगा कहीं पर, ठीक है। हमें दोनों कंसीडर करनी है, हमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसके बेसिस पर अपना क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे इसको, ठीक है बेटा। ये वाली मैकेनिज्म दोबारा समझने लायक कुछ नहीं है। ऐसे समझो बेटा, ये क्या हो गया, Rx है, ये ब्रेक हुए, होमोलिटिक फिजन हुआ, इनके ऊपर एक रेडिकल, इसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन था।
एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके ऊपर क्या बनेगा, एक्स माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस और इसके ऊपर रेडिकल। करेक्ट। अब ये रेडिकल और ये वाला स्टेप बेटा रिपीट होता है, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्शन प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेस, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, बेसिकली ये वाला स्टेप क्या होता है आपका, रिपीट होता है, ठीक है। तो क्यों ये वाला स्टेप आपका क्या होगा, बार बार होगा, और बार बार होने से क्या फायदा क्या होने वाला है, ये बार स्टेप इसलिए होता है क्योंकि देखो हर एक एक्स होगा, आर एक्स तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आर एक्स यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वो आर रेडिकल और एक्स रेडिकल में ब्रेक होगा, और आर रेडिकल और एक्स रेडिकल में ब्रेक होगा, उसको Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, आर रेडिकल बनाएगा। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, आर बना लेंगे। करेक्ट। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जो कि क्या करता है, ये वाला स्टेप आपके प्रोपोगेट करता है रिएक्शन, क्या करता है, प्रोपोगेट, मतलब ये बार बार कराएगा तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये मार्केट में आर घूम रहे और आर आपस में क्या करेंगे, आर रेडिकल क्या बना लेंगे, आर। तो समझ गए सभी लोग। यस सर। अब हम लोग एक नोट देखते हैं, ठीक है। यदि किसी को मैकेनिज्म समझ में भी नहीं आई है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमसे क्या करेगा, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन करना हम लोग अभी सीख, ठीक है। मैं चाहूं तो मैकेनिज्म ना भी पढ़ाऊं तुमको, अभी स्किप भी कर सकता हूँ, बट देख लो बेटा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करोगे एक्स्ट्रा तो समझ में आएगा। अब देखो जरा, एल्किल हैलाइड, देखो नोट डाल के लिखो, जो हम लोग इधर से ये दो मैकेनिज्म से हमने क्या कंक्लूड करा उसको समझते हैं। एल्किल हैलाइड should be 1 degree or 2 degree with 3 degree Rx आयन मैकेनिज्म, मैंने बताया था ना, विथ 3 डिग्री में क्या होता है, आयन मैकेनिज्म नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा होता है, और क्राउडिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। तो विथ 3 डिग्री Rx आयन मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दोनों पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि बेटा कपलिंग के लिए भी तो क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से यदि है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कपलिंग करने के लिए पास पास जाना पड़ेगा, यदि सराउंडिंग ज्यादा है, देखो ये जो रिएक्शंस होती हैं बेटा ये आपस में कोलिजन की वजह से होती है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ी है कि जैसे हम मैं बना दे रहा हूँ वैसे होगा, ये मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर होंगे, ऐसे भटक रहे होंगे, ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे और आपस में कोलाइड, यदि इनका कोलिजन जैसा कोलिजन होना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो क्या रिएक्शन, क्या ये कंपाउंड बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कोलिजन होते हैं तब जाके बेटा कुछ ऐसे, उनमें से कुछ ऐसे कोलिजन होते हैं जो कि क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, इस तरीके के होते हैं जिससे कंपाउंड, यदि बेटा क्राउडिंग ज्यादा है तो क्या ये इस तरीके के कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री Rx में कभी भी आपको इस तरीके के कपलिंग नजर नहीं आती, कभी भी इस तरीके के कंपाउंड नहीं मिलते, कैसे मिलते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो आयन मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल कपलिंग, दो कंपाउंड, दो आर क्या हो रहा है बेटा, कंबाइन हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग। ये मैकेनिज्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल, आपने कपलिंग का मतलब क्या बोला? बेटा कंबाइन होना कपलिंग का मतलब होता है, जो तुम जो सीखे हो कपलिंग मतलब वही है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको कपलिंग बोल देंगे। जब इस तरीके से दो एटम, सेम एटम कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू
steric hindrance, due to steric crowding. So in that case, यदि भाई कपलिंग नहीं होगा तो कुछ और होगा. In that case, disproportionation is possible. नोट करो इसको. अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा. इतना सब कुछ यदि समझ में नहीं आया और यदि नहीं भी आया और भूल भी गए तो भी आप क्वेश्चंस तो 100% सही करके आओगे. बट यदि आपको याद होगा तो जो अच्छा क्वेश्चंस आएगा वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. ठीक है. और इसके अंदर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. डन इतना. सर एक बार पिछला पेज दिखाइए ना प्लीज. पिछला नहीं लिख पाए थे क्या तुम लोग? हो गया. हो गया. डन ये सभी का. अब देखो जरा हम लोग सीधे सीधे एग्जांपल्स करते हैं. और सर वेट. हो गया. CH3 CH2 Br रिएक्शन यदि Na के साथ कराया जाए. ठीक है. तो देखो अब सब कुछ यदि भूलना चाहते हो, मतलब शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ. शॉर्ट तरीका क्या है? जब देखो एक तो सबसे पहले जरूरी क्या है याद रखना, ये बुर्ज रिएक्शन है. बुर्ज रिएक्शन कैसे पता चलेगा? जब आपको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Na विद ड्राई ईथर दिया हो. क्या दिया हो? ड्राई ईथर. तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए ये रिएक्शन कौन सी है? बुर्ज रिएक्शन है. ठीक है. अब यदि ये बुर्ज रिएक्शन है तो इसमें क्या करना है आपको? इस तरीके से आप लिख सकते हो. शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ. ये Br इस तरीके से बीच में करो Na, 2 Na लेना और यहाँ पर Br CH3 CH3. देखो Na यदि है, Na क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देता है. तो एक Na इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? NaBr. अब दोनों बचेंगे क्या? ये. तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा बॉक्स मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है? ये पूरा गायब और ये क्या बचेगा? क्या? ये और ये. तो इन दोनों से क्या मिल जाना है अपने? सिंपल CH3 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 CH3. आया समझ में? और कैसे सोच सकते हो? देखो ये RX है, RX की रिएक्शन इसके साथ करें तो अब ये सिर्फ ये क्या है? ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? इस तरीके से कंबाइन होंगे, ये बना लेंगे. आगे समझ में? बोलो जरा, आया ना समझ में सभी को? यस सर. यस यस सर. सर. ओके. अब यदि सपोज ऐसा कुछ दे रखा हो CH3Cl प्लस CH2 CH3 CH2Cl
अब देखो ये Na ईथर से बुर्ज रिएक्शन होता है, और बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये कपलिंग होता है। कपलिंग मतलब दोनों ऐड हो जाते हैं, जैसे ये है और ये है। अब देखो इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हैं। ऐसा हो सकता है बेटा कि जब कोलिजन हो तो इनके आपस में मॉलिक्यूल टकरा जाए। देखो हमेशा समझ के रखो, जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, कोलिजन होता है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोई ऐसा उनको बताने वाला थोड़ी है भाई तुम मिथाइल इथाइल हो तो सिर्फ इथाइल के साथ ही कोलाइड करो, मिथाइल हो तुम भाई मिथाइल के साथ ही। ये तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं। कोलिजन से क्या होता है कि उनमें क्या हो जाता है, कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। तो यदि ये CH3 रेडिकल, ये CH3 CH2 रेडिकल ये आपस में टकराए तो क्या मिलेगा हमें, CH3 CH3। ये दोनों आपस में ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ यदि कंबाइंड हुआ तो क्या होगा, ये मिलेगा। और ये दोनों आपस में टकरा गए तो ये मिलेगा। तो हमें क्या मिला, इथेन भी मिला, प्रोपेन भी मिला और ब्यूटेन भी मिला। और ये इतने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इथेन भी मिल रहा है, ब्यूटेन भी मिल रहा है, प्रोपेन भी मिल रहा है। और यदि सपोज हमें सिर्फ और सिर्फ इथेन चाहिए था, तब उसके लिए ये मेथड खराब हो जाएगा, उसके लिए ये मेथड तो बेटा खराब हो जाएगा। तो ये मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है जिससे आप क्या कर सकें, जो मेथड जो आपको चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते, जो आपको बेसिकली जो आपको चाहिए वो आप फॉर्म कर सकें। ठीक है, उसके लिए अच्छे मेथड्स भी आपको मिलेंगे। ये समझ में आया सभी को, तो कैसे आंसर करना है आपको। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फिर Na और Br का क्या हुआ? NaBr बना दिया बेटा। सर फाइनल आंसर में तो अब वही लिखा ना। नहीं देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें सिर्फ हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आंसर से मतलब होता है। जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग साइड प्रोडक्ट बोलते हैं, और साइड प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, समझ गए। इसलिए हम लोग जनरली लिखना भूल जाते हैं। लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। ओके सर। हाँ सर। सर आप सेकंड वाला वापस बता सकते हैं एग्जाम का? सेकंड वाले में क्या है, तुम इतना मतलब कंफ्यूज मत हुआ करो कोई चीजें से। आपके पास देखो इससे क्या बनना है, CH3Cl है, CH3CH2Cl है, मतलब रेडिकल फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो दोनों रेडिकल रेडिकल बने। अब ये रेडिकल आपके कंटेनर में घूम रहे हैं, तो अब ये कंटेनर ये क्या कर सकते हैं, आपस में खुद रिएक्ट कर लें, CH3 रेडिकल के साथ आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 कार्बन का इथेन बनेगा। यदि इथेन आपस में क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। और मीथेन और इथेन रेडिकल आपस में कोलाइड कर गए तो क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। तो पॉसिबल सारे प्रोडक्ट मैंने लिख दिए जितने भी पॉसिबल थे। आगे समझ। यस सर। हाँ सर अब समझा। ये तो थे बेटा, अभी तक ये वाला क्या था 1 डिग्री, ये भी क्या थे 1 डिग्री 1 डिग्री। बट मैंने आपको कुछ सिखाया है 3 डिग्री के केस में। तो यदि आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे ये क्या है 3 डिग्री है, अब 3 डिग्री आ जाए तो आपको पता है कपलिंग नहीं करानी है आपको, और क्या मिलेगा आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसका मतलब है इसमें हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे। एक मिलेगा बेटा आपको एल्केन और दूसरा मिलेगा आपको एल्कीन। क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको एल्केन और दूसरा मिलेगा एल्कीन। बेसिकली क्या हुआ, देखो इसका एक बार क्या हुआ, सपोज ये 2 थे, ये ध्यान से समझना, ये रेडिकल आपस में घूम रहे थे, ये रेडिकल फॉर्म में घूम रहा था, ये रेडिकल। बट प्रॉब्लम क्या थी बेटा, ये कोलिजन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनमें बल्कीनेस बहुत ज्यादा थी, तो इसकी वजह से इनके परफेक्ट कोलिजन नहीं हो रहे थे। तो ये क्या करते हैं, एक अपना H+ क्या करता है, लूज करता है। इसने सपोज अपना H रेडिकल लूज करा, तो ये क्या बनेगा, इसके ऊपर रेडिकल आएगा, और ये H रेडिकल क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और ये H रेडिकल क्या करता है, इसके पास चला जाता है, और ये H रेडिकल क्या बना लेंगे, ये। तो इस तरीके से जब ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, एल्कीन बना ले रहे हैं, और ये H इसके साथ कंबाइन करके क्या बना ले रहा है, ये बना ले रहा है। तो आपको यदि 3 डिग्री आपके पास है
तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ 3 डिग्री आप एक एल्केन बनाओ, जो आपको दे रखा है उसी का एल्केन और उसी का एल्कीन बनाओ। आगे समझ में? बोलो, आया क्या समझ? यस Yes. सर। ओके, अभी मैं इसकी और भी मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। एक बार इसकी मैकेनिज्म, एक और मैकेनिज्म, मतलब कैसे एग्जैक्ट कैसे हुआ होगा वो समझा ही देता हूँ, देख लेना कितना समझ में आता है। देखो, अब बहुत अब आपको बेटा चीजें याद रखनी शुरू होनी पड़ेगी। अब एक्चुअली में आपकी एक्चुअल केमिस्ट्री शुरू हुई है, अब आपकी केमिकल रिएक्शन शुरू हुई है। तो आपको अब क्या याद रखना पड़ेगा, यदि रिएजेंट क्या है और आपका ये सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, रिएजेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, और प्रोडक्ट आपको बनाना आना चाहिए। तो RX के साथ यदि Na ड्राई ईथर है तभी आपका ये बुर्ज रिएक्शन होगा और ये आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। समझ गए? डन? यस सर। Done, sir. ओके, बताऊं क्या इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा ये? हाँ सर। देख लो एक बार, चलो। इसकी रिएक्शन सपोज Na के साथ कराया, तो Na क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या हो जाएंगे, रेडिकल में ब्रेक। ये तो रेडिकल, और इसको क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये Br-, करेक्ट। अब ये जो ये है रेडिकल, इसके सामने बेटा दूसरा रेडिकल घूम रहा होगा। अब ये आपस में बेटा कपलिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, इसका ये जो H है, जैसे मैंने अभी बताया था, ये H निकलेगा और क्या बनाएगा, रेडिकल, और ये क्या बनाएगा, H रेडिकल, और ये H रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला जो H था, जो इसके साथ बॉन्ड था, ये क्या किया, अपना ये इस तरीके से होमोलिटिक फिजन हुआ। तो ये कैसा दिखेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बन जाएगा, CCCH, और इधर रेडिकल क्या बना लेंगे। इस तरीके से क्या हो जाता है, आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं और ये सारा कुछ हो जाता है। यदि सपोज आपके पास बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, चलो इधर x है, इधर एक x है, तो क्या होगा, देखो जरा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। यदि इस तरीके से बेटा आपको ये दो x ऐसे दे रखे हैं, अभी हम लोग देख रहे थे, अभी तक जो हम लोग देखे वहां पर हम दो RX ले रहे थे, करेक्ट, बट हमें क्या मिल गया,
हमें एक ही कंपाउंड में दोनों एक्स मिल गए। तो अब जब इनके होमोलिटिक फिजन होंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होमोलिटिक फिजन होगा, इसके एक एक रेडिकल। और जैसे ये एक एक रेडिकल बनाएगा, इधर एक रेडिकल इधर एक रेडिकल, और ये Na क्या करेगा, एक Na इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक Na इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्या कर लेंगे, ये तो भाई 2Na प्लस और 2x माइनस बन जाएगा, और ये NaX बना लेंगे। और इसी पर क्या है, दोनों रेडिकल है, और ये दोनों रेडिकल क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे प्लस। तो इस तरीके से जब यदि एक ही कंपाउंड में आपके क्या हो, दो एक्स हो, तो इस तरीके से मैं क्या, इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। इसको नोट कर लो। यानी ये 1 minute sir. इसमें क्या होगा, सपोज ये क्वेश्चन है, आपको दिया जाए, इसमें सोचो, इसमें भी क्या है, 2 Cl दे रखे हैं, क्या बनेगा, कोशिश करो। सर हाँ बोलो। क्लोरोपेंटेन रेडिकल एक रेडिकल कार्बन और प्लस NaCl। अरे ये समझ रहे हो क्या, एक दिया तो एक ही होगा, जितना चाहिए उतना होता है बेटा, ठीक है। सही है, कुछ लोगों ने आंसर सही भेजा, मतलब जरूरी नहीं मैंने इधर एक दो नहीं लिखा है तो आप रिएक्शन नहीं कराओगे, इसका मतलब है कि सफिशिएंट सोडियम है, ठीक है। बट वैसे सही ओके क्वेश्चन में 2 लिख के देगा आपको, ओके। अब ओके सर। क्या हो जाएगा, ये आपको इस तरीके से ब्रेक होगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा,
ये कैसे बनेगा, इधर एक रेडिकल इधर एक रेडिकल, और ये एक रेडिकल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। आगे समझ। इस तरीके से यस सर। ये इस तरीके से ये आपस में भी क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। जैसे सपोज ये कंपाउंड हो, तो ये क्या बनाएगा, देखो जरा क्या बनेगा, वेरी गुड भाग, करेक्ट। देखो ऐसे होगा, ये Cl निकलेगा, ये Cl निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर ये इधर ये ऐसे, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरीके का क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोरे हाउस सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन, पहला क्या सीखे हम लोग, बुर्ज रिएक्शन, दूसरा है बाई कोरे हाउस, कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। ये बेटा एक साइंटिस्ट थे कोरे करके, वो उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले ऑड एल्केन बनाया था, सबसे पहले क्या किया था, ऑड एल्केन बनाया था, और इस ऑड एल्केन बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, इसी ऑड एल्केन बनाने के लिए। तो समझते हैं,
देखो हमेशा बेटा नेम की बहुत वैल्यू होती है, रिएक्शन का नेम हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग ने अभी सपोज, ध्यान से सुनना, कोरे हाउस में क्या होता है बेटा, जैसे ये Rx है, तो Rx की रिएक्शन यदि मैं Li के साथ कराऊं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अभी मैं Na के साथ करा रहा था, वैसे ही अब इधर पे कोरे ने क्या किया, Li यूज किया, ठीक है। Li के साथ करा, और Li के साथ कराया तो ये क्या मिला, R माइनस और Li, और बेसिकली Li ने क्या करा, ये रेडिकल में ब्रेक हुआ, R रेडिकल X रेडिकल, और Li ने इन दोनों को क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो R माइनस Li प्लस और Li प्लस और X माइनस, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर जब रिएक्शन CuX के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, R2Cu Li फॉर्म होता है, R2Cu Li फॉर्म होता है, और इसी को, इसका जो नेम है, इसको हम लोग गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट, ये आगे यूज होगा, गिलमैन्स रिएजेंट। और बस अभी के लिए आपको ये याद रखना है, अभी के लिए हमेशा यही काम है, ये गिलमैन रिएजेंट क्या करता है, R माइनस देता है। क्या देता है, ये गिलमैन रिएजेंट क्या देता है, R माइनस देता है। अब R माइनस है, इसका मतलब इसके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, और यदि आपस में यदि और Rx भी घूम रहे होंगे, ठीक है, या इसकी रिएक्शन किसी R डैश X के साथ करा दिया जाए, तो ये R डैश X में क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, जो अभी थोड़ी देर पहले करे थे। यदि X है, इसका मतलब क्या, इसके ऊपर डिफिशियंसी आनी है, और यदि डिफिशियंसी आनी है तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, X निकलेगा, तो R और R डैश, जो मैंने पहले करा था, आगे समझ में। तो अभी तक जो हो रहा था, जो अब बुर्ज ने करा था, बुर्ज ने बेटा, जैसे मैंने तो क्या किया आपको, ये एक्चुअली में बुर्ज ने क्या किया था, जैसे एल्केन है, अभी कपलिंग हो रही, सपोज यदि आपका, ध्यान से देखना, यदि आपने एल्केन लिया, कौन सा, इवन एल्केन लिया, और इवन एल्केन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, इवन एल्केन बनाएगा। यदि आपने ऑड एल्केन लिया, तो ऑड एल्केन के साथ क्या बनाएगा, ऑड एल्केन। तो स्टार्टिंग में जब बुर्ज ने दिया था, सिर्फ इतना दिया था, हमने जो पढ़ लिया ये बाद में, जितनी भी जो भी आया वो बाद हमने सारा कुछ पढ़ लिया, बट स्टार्टिंग में सिर्फ इतना था, यदि इवन एल्केन को कंबाइन करो तो ये बनेगा, ऑड को करोगे तो ये, तो दोनों केस में क्या मिल रहे थे, इवन। बट सबसे पहले ऑड किसने बनाया, यदि सपोज मैं एक इवन ले लूं, दूसरा ऑड ले लूं, तो कपलिंग से क्या बनेगा, ऑड बनेगा। और ये सबसे पहले किसने बनाया था, कोरे हाउस ने बनाया था, इसलिए इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो इस तरीके से हम लोग को क्या याद रखना है, कोरे हाउस सिंथेसिस याद रखना है, नोट कर लो इतना। यदि किसी को कोई समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर आपने R2CuLi के बाद क्या किया, बेटा वो जो आया उसके R2CuLi बाद। R माइनस देता है, तो यहां से इसने क्या किया, R माइनस दिया, और आपके पास कोई R1 कोई R डैश X है, आपने इस R2CuLi की रिएक्शन R डैश X के साथ करा दी, तो इसका काम क्या था, R माइनस का देना, तो R माइनस दिया इसने। अब इसके क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और इसकी X इधर होने की वजह से इधर माइनस, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास क्या आ रहा है, डिफिशियंसी आ रहा है, और यदि इसके पास डिफिशियंसी आ रहा है तो क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, X माइनस। समझ गए, ओके सर, हाँ सर समझा। जो काम पहले किया था वही।
हाँ, ऑड इवन यदि कपलिंग करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ऑड बनेगा। ठीक है, बट ये स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ कि बुर्ज में सिर्फ स्टार्टिंग में इतना बताया था। ठीक है, जो हम लोग ने सीखा है वो पूरा बुर्ज सीख लिया, बाद में उसने जो बताया सारा कुछ, उसने बोला कि जो तुम भाई एल आई के साथ बता रहे हो ये काम तो मैंने के साथ ही कर देंगे। ठीक है, बट इसके बताने के बाद वो सब चीज बताई गई थी, बट हम लोग ने एक साथ पूरा पढ़ा है। वन मिनट सर। ओके। सर तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है आर आर डैश, उसमें से एक और एक इवन ऐसा है। हाँ, एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो इस तरीके से आप ऑड एल्केन बना सकते हैं। डन ये। ओके सर। तो जो वर्ड्स में था उसमें सिर्फ इवन फॉर्म हो रहा था ऐसा। हाँ, वो स्टार्टिंग में इवन हुआ था, बट हमने तो सब कुछ बनाया है ऑड इवन, क्योंकि हमने पूरा बुर्ज रिएक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में उससे ओके सिर्फ और सर। सिर्फ इवन बन रहे थे, तो इसलिए उसको सबसे पहले इसने आपको ऑड बना के दिया। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इसमें आपने एल यूज करा, गिल्समैन रिएजेंट बनता है, गिल्समैन रिएजेंट आर माइनस देता है, आर माइनस किसी एल्केल हैलाइड पर अटैक करके क्या बनाता है, आर और आर डैश बनाता है। समझ गए। अब देखो जरा, अब यदि मैं आपसे रिएक्शन एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सपोज ऐसा कुछ है CH3 और इधर Cl, इसकी रिएक्शन यदि Li के साथ कराओ तो एक एक स्टेप चलो, ए बनेगा, फिर इसकी रिएक्शन CuI के साथ कराया B बनता है, फिर इसकी रिएक्शन आपने कोई CH3X के साथ कराया तो आपको कुछ C मिलता है। फाइंड ABC, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक स्टेप जो मैंने फॉलो किया था वैसे ही आप एक एक स्टेप फॉलो करिए। हो गया क्या। इसमें क्या हुआ, ये ब्रेक होगा, करेक्ट।
इससे क्या बना था, आर सी सी, इधर क्या हो गया था, रेडिकल, और ये आपका मतलब इधर माइनस बन गया था, तो सी ये आर माइनस एल आई प्लस और एक्स माइनस और एल आई प्लस, ये बना था। फिर सी यू आई के साथ क्या बन गया था, आर टू, मतलब आर टू सी यू एल आई। फिर उसके बाद इसके साथ क्या होता है, ये आर टू सी यू एल आई का आर माइनस, ये क्या करता है, सी एच थ्री एक्स के पर इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है और क्या बन जाता है, आर सी सी सी। कितने लोगों ने ये सही बनाया था, हैंड रेज करो, सारे जिसके सही थे। किसी ने ये पूरा बनाया था, कोई नहीं। सर लास्ट वाला रॉन्ग। लास्ट वाला बाकी था, ओके। और कोई जिसने किया, 2-3 स्टेप किसी ने किए थे। चलो कोई बात नहीं, अब करना नेक्स्ट। कम टाइम दिया क्या मैंने आप लोग को। अब सपोज आपके पास एक कंपाउंड ये है, इसकी रिएक्शन अब सही से करना, एल के साथ करें, ठीक है, ए मिलता है। इसकी रिएक्शन आप सी यू आई के साथ करें, कोई बी मिलता है। फिर रिएक्शन मैंने कराई आपकी इसके साथ कराई और मेरे को सी मिलता है। तो ये कर लो, ए बी सी बताओ। आ गया क्या, बताऊं अभी मैं, मैच कराओगे या किसी को टाइम चाहिए। ओके, चलो 1 मिनट और है, सभी लोग करो। देखो जरा, अभी इससे क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, सी माइनस और एल आई प्लस। इसके साथ क्या बन जाएगा, आर टू सी यू एल आई। देन क्या होगा, ये आपको सी माइनस देगा और ये सी माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको निकालेगा। तो क्या बन जाएगा,
आगे समझ में? सर लास्ट स्टेप में क्या किया आपने? मेरे लास्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, वही तो सेम चीज कर रहा हूँ बार बार। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास क्या डिफिशियंसी है, तो ये क्या करेगा, डिफिशियंसी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, इस डिफिशियंट वाले को इलेक्ट्रॉन देगा और इसको निकाल देगा। समझे? यस सर। अब जरा देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। सभी को समझ में आ गया ना? ऐसा तो नहीं कोई जिसको समझ में ना आया हो? नेक्स्ट हेडिंग डालो, सी बाई फ्रैंकलिन रिएजेंट। देखो सभी लोग बना सेम रहे, सबको सबका काम सेम है, बट इनके सबके रिएजेंट अलग है, सबका काम अलग है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, नेम के साथ इनके रिएजेंट भी याद रखना पड़ता है। काम तो याद रखना ही रखना है। बाई फ्रैंकलिन रिएजेंट, इसमें क्या होता है, पहले वाले में Na यूज करे थे, दूसरे वाले में Li, और तीसरे वाले में क्या यूज करेंगे, Zn। अब ये फ्रैंकलैंड आए, ये बोले क्या जरूरत है दो दो Na लेने का, जब एक अकेला Zn सेम काम कर देगा। तो ये क्या करेंगे, Rx की रिएक्शन Zn प्लस Rx, मतलब वही काम, दो Rx की रिएक्शन Zn के साथ कराओ, सेम सब कुछ सेम, और क्या मिलेगा हमें, Rr प्लस ZnX2। तो ये क्या बोले कि जो दो दो सोडियम आप ले रहे हो, ये काम तो Zn भी कर देगा अकेले, करेक्ट। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, Rx प्लस Zn प्लस Rx, और इसको इस तरीके से ये निकला, और क्या मिला ये। आगे समझ में? तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें बेटा नेम याद रखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर नेम यदि है, आपसे पूछे फ्रैंकलिन रिएजेंट कौन सा होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा Zn ड्राई ईथर। आगे समझ में? और आपको ये दे देगा तो आपको पता चलना चाहिए कि ये है। और आपसे पूछ लेता है इस रिएक्शन का क्या नाम है, या पूछ लेगा आपको फ्रैंकलिन रिएजेंट में ये रिएजेंट क्या यूज करता है, तो आपको नेम में क्या कौन सा रिएजेंट यूज करा है, क्या काम हुआ, ये सारी बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। नोट कर लो इसको। तो ये पहला रिएक्शन था जिसको हम लोग किससे बना रहे थे, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का, और उसमें हम लोग ने 3 रिएक्शन सीखी, बुर्ज रिएक्शन, कोरे हाउस एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो पहला, फ्रॉम एल्किल हैलाइड हम लोग ने एल्केन का प्रिपरेशन करा बाय 3 मेथड्स। क्लियर है सभी को इतना? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इतना लिख लिया होगा सभी ने। अब हम लोग देखते हैं, फ्रॉम एल्किल हैलाइड खत्म, अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फर्स्ट क्या है, बाई सोडा लाइम, बाई सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH के साथ में CaO ले लिया जाए यदि, ठीक है, बाद में क्या, NaOH के साथ क्या लिया जाए, COH। तो इसमें क्या होता है, यदि आपका RCOH है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन बेटा यदि सोडा लाइम के साथ कराया जाए, तो आपको क्या मिलना है, एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एल्केन मिलना है, और साथ में क्या मिलेगा, Na2CO3 या CaCO3, ठीक है ये।
अब हमें मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। ये इतना सभी को समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से साथ कराओगे, आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। ये याद रखना है। अब ये एल्केन क्यों मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे इसकी मैकेनिज्म में। ठीक है, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज से मैकेनिज्म समझाऊंगा। क्लियर है इतना? अब देखो जरा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या, यदि सपोज RCOH है, RCOH क्या है बेटा? एसिड। यदि इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेगा तो क्या करेगा? ये H प्लस अपना लूज करेगा और ये क्या बनाएगा? RCO माइनस। करेक्ट, Na प्लस इसके बाजू में आ जाएगा। क्लियर है? प्लस पानी, एसिड बेस रिएक्शन बनेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन होगा। सीखा ये हम लोगों ने। अब इसकी रिएक्शन यदि, अब हम लोग क्या करें, इसमें थोड़ा सा हीट करें। हीट क्या करते हैं, देखो इससे क्या होता है, समझना बड़े ध्यान से। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। करेक्ट। और ये जब इसको, इस कार्बन को बेटा इससे इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये इस पे ना जाके ये क्या करता है, ये जो इसके साथ बॉन्ड बना था, इसको बोल देता है भाई तुम दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा क्या बन रहा है, यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको इधर क्या मिल जा रहा है? CO2 मिल जा रहा है। और CO2 एक स्टेबल कंपाउंड है। करेक्ट, CO2 एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देता है। और अब देखो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता था, तो हम लोग क्या करते हैं, ये रेजोनेंस ये कर देते थे। बट इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इधर क्या बन जाएगा, अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। और ये क्या बन जाएगा? CO2। है समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो ये जो CO2 हमें निकला, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें? CaO के साथ करा दें, तो ये क्या बन जाएगा? और साथ में बेटा पानी तो है ही, तो ये पानी यदि कहीं पर नेगेटिव है, पानी क्या होता है? H प्लस दे देगा, और ये नेगेटिव को H प्लस दे देगा तो क्या बना देगा? RH प्लस। ये सोडा लाइम में क्या होगा, ये Na भी प्रेजेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 फाइनली। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। बोलो यदि कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो। सबसे पहले क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुई, इसको हम लोग AB रिएक्शन बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हुई, सॉल्ट प्लस वाटर बना। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, बेटा इस तरीके से कहीं CO2 निकल रहा होता है, तो ऐसे हम निकल जाता है। ये तो हम लोग सोडा लाइम लिए। मैं तो अभी अगला मेथड में सिखाऊंगा जिसमें आप सिंपल हीटिंग से भी CO2 निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर R माइनस, फिर ये H प्लस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये RH प्लस Na2CO3। तो ये फॉर्मेशन हो गया बेटा एल्केन का। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम के प्रेजेंस में क्या करते हैं, एल्केन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। नोट कर लो इसको बेटा।
H2O को क्या हुआ मतलब क्या होता है, H2O निकला, H2O फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और H2O ये समझ लो बेटा, H2O का H प्लस देने में काम आ गया, वापस ने उसको क्या, वापस से वो क्या बन गया, NaOH बन गया, NaOH उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, Na2CO3 बना लिया, प्लस पानी बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करनी है कभी तो, यार पानी बन जाएगा, पानी तो फ्री का है, कहीं भी बन सकता है। लिख लिया सभी ने? तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोग सेकंड मेथड भी इसमें सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग और कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना सकते हैं। जिसका नोट हो जाए वो लीव कर सकता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। हो गया सभी का, बाय। कोई लिख तो नहीं रहा है? बाय। ओके, चलिए बाय।